Okay, so one of the questions which have been of very good discussion is fog. How fog is formed? What do you know about fog? तो आप में से इस पे कौन सा आंसर करना चाहेगा? Anyone like to answer? एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है चैप्टर 6 में. Why fog droplet appears to be suspended in air? आप खुद को मैं अनम्यूट कर सकते हैं जी समीना. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर जो फोक ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत बहुत मतलब उनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, मैस कम होता है. इस वजह से वो जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो increase करती है. और लेकिन ड्रैग फोर्स जो है वो भी उसी लिहाज से बढ़ती जाती है. तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो एक्सेलरेशन उनका 0 हो जाता है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, उससे नीचे आती है. ओके. अब ये तो होगी जो हमें बुक में पढ़ा है. इसके अलावा फॉग के बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है? इसके अलावा यानी नहीं होता देखा अभी. क्यों है? यानी ये तो है ना कि चलें जब फॉग एक बन गया और वो जो भी है, तो ये होती क्यों? ये कंडेंसेशन की वजह से है कि जब मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर्स कंडेंसेट करते हैं तो वो जो टाइनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं उन्हें हम बेसिकली फॉग कहते हैं. जी सर. ठीक है. इसके अलावा फॉग कब ज्यादा होती है? तो ये बेसिकली ह्यूमिड जब वेदर हो तब जो है फॉग आप ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आजकल हम कर रहे हैं. उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट पूछ सकते हैं. तो जब टेम्परेचर जो हमें पता है कि वो अगर बढ़ेगा तो वो फॉग को इफेक्ट करेगा. यही कुछ चीज़ें फॉग पे, क्योंकि ज़्यादा आप जब इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो फॉग से गुजर के जाते हैं और वो जो आने वाला वो भी फॉग से गुजर के आ रहा होता है. तो ये काफ़ी, क्योंकि चेयरमैन ने पूछना और चेयरमैन मोस्टली में सेम है. ओके, इज इट फाइन या इसमें कोई मजीद ऐड करना चाहे फॉर द फॉग थिंग? सर इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फोक का प्रेशर पे क्या असर होता है, प्रेशर की वजह से फोक पे क्या असर होता है, तो इसका क्या आंसर होगा? टेम्परेचर के साथ आप देख वो लें, यानी टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन है, पहले ये बताएं. टेम्परेचर और प्रेशर का डायरेक्ट है. यानी प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, सर टेम्परेचर ये काइनेटिक. टेम्परेचर, हाँ जी, टेम्परेचर भी तो काइनेटिक एनर्जी के है प्रोपोर्शनल, ट्रांसलेशनल जो है. प्रेशर यानी चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा. प्रेशर बढ़ेगा तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉग के साथ क्या होगा ये हम सब जानते हैं. क्या होगा? सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे एटमॉस्फेरिक की लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम होता जाता है. तो बिल्कुल, लेकिन हम जो बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं फॉग, वो बेसिकली हमारे स्फीयर में ही है ना, हम यूजुअली ऊपर नहीं जा रहे. ओके सर. ओके. लेकिन सर जब हम ऊपर जा रहे होते हैं प्रेशर कम हो रहा होता है तो टेम्परेचर तो डिक्रीज कर रहा होता है ना. प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है. सर ठीक. अस्सलाम वालेकुम सर. जी जी सर मैं इसको एक्सप्लेन करूं फोक के प्रोसेस को. जी जी, व्हाई नॉट. वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर.
due to process of condensation, these water vapors change into water droplets, and these water droplets suspended in air, having a constant terminal velocity. Consequently, vapor pressure decrease and atmospheric temperature also fall down. But when temperature of atmosphere increase, then this dynamic equilibrium disturbs, and these water droplets change into water vapors. So visibility enhance at that point. ओके, दैट्स वेरी गुड। सो इसमें क्वेश्चन था कि फॉग फॉर्मेशन की कंडीशन बता दें। सो एक तो वही है जो इन्होंने भी बताई और डिस्कशन हुई कि इट्स अबाउट कूलिंग, एडिशन ऑफ मॉइस्चर और मिक्सिंग विद अदर एयर पार्सल, कि जो तीन कंडीशन है या तीन प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से फॉग फॉर्म होती है, उसमें सबसे पहले कूलिंग ऑफ एयर है, यानी टेम्परेचर का कम होना। दूसरा है एडिशन ऑफ मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर का ऐड होना, वाटर वेपर्स। और तीसरा जो है और मिक्सिंग विद अनदर पार्सल, जो दूसरी एयर के साथ मिक्सअप होना। तो ये इस तरह आपकी फॉग का जो है वो क्रिएट होती है। सर एक क्वेश्चन ऐसे भी था, वाई फोक था या पता नहीं स्मोक था ग्रेटर इन लाहौर देन इस्लामाबाद? हाँ, वो स्मोक सर होगा। मोस्टली तो स्मोक होगा ना। तो ये क्या इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन की वजह से? जी जी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि लाहौर बिग सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और और अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियल सिटी भी है। है। इंडस्ट्रियल सिटी और अनप्लैन्ड है। इस्लामाबाद जो है वो एक प्लान्ड सिटी है। वहाँ पे ऐसे नहीं इंडस्ट्री आप लगा सकते, आप ऐसे नहीं जाके वहाँ पे भट्टा खोल सकते, वहाँ पे एवं नहीं आप जाके ट्रक जो है जहाँ दिल करे लाहौर में घुमा लें, इस्लामाबाद घुमा लेंगे। वहाँ पे हर चीज़ जो है वो अंडर द वॉच होती है। लाहौर में ज़्यादा नहीं होती। मोलनवाल और ये एरियाज फेमस है, सुंदर स्टेट। तो इंडस्ट्रियल एरिया है, पोल्यूशन बहुत है, मेट्रोपॉलिटन है। कभी भी हमने उसे छोटा करने की कोशिश नहीं की, हमने बढ़ाने की कोशिश किया। यूनिवर्सिटी भी उधर बना दी, कॉलेज भी उधर बना दिए। अल्फा करीम सेंटर जिसका ताल्लुक लाहौर से कभी था ही नहीं, पता नहीं वो लाहौर भी कभी आई कि नहीं, उसका आईटी सेंटर भी लाहौर में बना दिया। हालांकि जहाँ पे वो पैदा हुई वहाँ पे बनना चाहिए था। वर्क फ्रॉम होम है, तो वहाँ पे रेगुलर ऑफिस तो है भी नहीं। ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर काम कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। सो इन शॉर्ट ये है कि लाहौर में जो है पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह, आबादी ज़्यादा होना है जिसकी वजह से ट्रैफिक का ज़्यादा होना है, और इंडस्ट्री और बाकी मामला। हाँ, एक स्मोक का जो लेवल होता है। अच्छा, फोग के बाद आ जाते हैं फोग वर्सेस स्मोक। चलिए ये बताएं इन दोनों में क्या फ़र्क है। Combination of smoke plus fog is known as smoke. ओके, सो बेसिकली आपके पास फोग में सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जबकि स्मोक में आपके पास फोग भी है और स्मोक भी है। स्मोक बेसिकली आपके पास एयर पोल्यूटेंट है, जिसमें एरोसोल्स हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शामिल हो सकती हैं। तो दैट फोग जो है वो उस तरह नुकसानदेह नहीं है हेल्थ के लिए। विजिबिलिटी तो दोनों ही नुकसानदेह हैं, लेकिन हेल्थ के लिए फोग उस तरह नहीं है। स्मोक के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। अच्छा, इसमें स्मोक या एयर क्वालिटी एक वर्ड यूज किया जाता है, कोविड में बड़ा फेमस भी हुआ था। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कहाँ तक जो है वो अच्छा माना जाता है? तो 0 से 50 तक गुड माना जाता है, 51 से 100 तक मॉडरेट माना जाता है। अब हम इसमें एयर क्वालिटी देख सकते हैं। शाबाश, इधर मैंने एयर क्वालिटी भी नहीं अभी लिखा, तो उसने खुद ही बता दिया एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत। वेरी गुड। तो लाहौर में
8 पॉइंट, ये तो कुछ होता है, 246 है, विच इज बेसिकली वेरी अनहेल्दी। तो 0 से 50 गुड है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है, और लाहौर में इस टाइम 246 है, वो जो कि वेल बिलो द पार है। ओके, इसके अलावा जो जनरल सर क्वेश्चन प्लीज जो ये रेंजेस दोबारा से रिपीट कर दें। सर 0 से प्लीज ये एयर 50, क्वालिटी इंडेक्स की 0 से 50 गुड है, यानी ऑलमोस्ट नो एयर पोल्यूशन अवेलेबल, जो मिनिमम है जिसका कोई नुकसान नहीं है। 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है, और लाहौर में जो मोस्ट रिसेंट है, यानी जो आई थिंक ये कल का है, वो है 246, यानी अराउंड 250 कह सकते हैं, क्योंकि सारी बात है वो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, कोई वेबसाइट कोई देगा, कोई पुरानी देख रहा होगा, सो अराउंड आप उसको कह सकते हैं 250 प्लस लाहौर के लिए है। तो यानी बहुत वेरी अनहेल्दी ये कैटेगरी में जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अबाउट न्यूक्लियर प्लांट्स ऑफ पाकिस्तान। कितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं और कोई इसके नाम बताएगा कहाँ कहाँ पे है? बच्चे शोर कर रहे हैं पीछे, कुछ कुछ मची हुई है। दीदी अमरीन आप बताएं, आप अनम्यूट कर सकती हैं। There are 6 nuclear plants in Pakistan, 4 in Chashma and 2 in Karachi. Okay, Can and what are their K2 names? and K3, K2 and K3 in Karachi, and C1, C2, C3 and C4 in Chashma. Okay, what is this basic C? Chashma 1, Chashma 2, Chashma 3. Yes, yes, yes. Okay, तो इसमें से जो मोस्ट रिसेंट कौन सा है? I think K3. I'm not sure. Okay, and the most oldest, the first one. K1 था वो खत्म हो गया है, तो I think so K3 जो है वो लेटेस्ट है. नहीं, I'm not K1 ही sure. रहेगा, ठीक है, वो यानी द फर्स्ट वन ना 1971 में, तो इट इज जी. फर्स्ट। हाँ, यूं कह सकते हैं कि डिफरेंस हो सकता है वर्किंग ओल्डेस्ट के कौन सा जो सबसे पुराना है, तो फिर आप उस पे आ सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। सो वी हैव 6, K1, K2 एंड K3, जिसमें से K1 अब नहीं है, और चश्मा में आ जाएंगे आपके पास 1 to 4, तो ये कैनपी से आप चश्मा के लिहाज से कर सकते हैं, चैशनप। ओके, तो न्यूक्लियर प्लांट में होता क्या है? द नेक्स्ट थिंग विच दे आर आस्किंग और दे कुड आस्क, न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली कौन सा हम प्रोसेस कर रहे हैं, फिशन या फ्यूजन? फर्स्ट ऑफ ऑल फिशन हो रहा है सर इसमें। ठीक है, फिशन, चले फिशन फ्यूजन के डिफरेंस पे बाद में आते हैं कि फिशन हो रहा है। इसमें हम फिशन को कंट्रोल कैसे करते हैं? सर लेड की जो रोड्स होती हैं वो हम लगाते हैं न्यूट्रॉन्स के रास्ते में। बोरॉन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अच्छा न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर। ओके, सो फिशन इज कंट्रोल्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चेन रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, विच लाइकली कैन मेक इट टू गो बाजार हियर एंड देयर, तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
ओके, तो हम जो फ्यूल यूज करते हैं जो कि बेसिक यूरेनियम होता है, तो वो किस शक्ल में होता है? सर वो रोड्स की शक्ल में होता और कौन सा होता है, यानी यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप होता है? है। सर मेरे ख्याल से 35 35 होगा, क्योंकि वो जो है स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ वो मतलब कर सकता है, फ्यूजन रिएक्शन दे सकता है। ओके, इसके यूरेनियम आइसोटोप कौन कौन से हैं? सर इसके वैसे तो काफी सारे आइसोटोप ऐसे हैं कि जो पाए जाते हैं, वो ज्यादातर कॉमनली है, वो U235 है, 238 है और 239 है। अच्छा, इसमें इनरिच करना कौन सा आसान है? U235 ज्यादातर इनरिच किया जाता है, तो मेरा ख्याल है यही आसान है। इनरिच से मुराद क्या है? सर किसी चीज की क्वांटिटी को बढ़ा देना, जैसे कि एक हमारे पास एक यूरेनियम है, उसमें तीनों आइसोटोप्स हैं, लेकिन नेचुरली कहते हैं कि 0.7% होता है U235, तो हम उसको उसकी तादाद को उसको इनरीच करके बढ़ा देते हैं। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात करें, सो एनीवन हियर अबाउट चेर्नोबिल डिजास्टर? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एक डिजास्टर यानी हुआ था, जो कि ज़्यादातर फिशन अनकंट्रोल्ड होने की वजह से, और ये उस वक्त ज़्यादा, तब तो उसे हम रशिया या कोई और स्टेट कह सकते हैं, तब ये सोवियत यूनियन थी इन 1986। तो उसमें यही कि पावर प्लांट अनकंट्रोल्ड हो गया, और जो है दैट उसके बाद यही होता है कि आपको पूरा एरिया खाली करवाना पड़ता है, और वो काफ़ी अरसे तक पॉपुलेट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो मोस्ट फेमस है वो मेरे ख्याल से ये, आई थिंक जब सुनामी आई थी, तो तब एक इस तरह ड्यू टू सुनामी, वो आई थिंक जापान में था, उनके से जो है जनरेटर वगैरह जो है वो बंद हो गए थे बैकअप पे, तो जिसकी वजह से कूलिंग का प्रोसेस स्टॉप हो गया, और कूलिंग का प्रोसेस स्टॉप होने की वजह से जो कंट्रोल में होता है टेम्परेचर का, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया अगेन। इट गॉट अनकंट्रोल्ड एंड देयर इज अ ह्यूज ब्लास्ट, जो कि उस सुनामी को, आई थिंक पहले अर्थक्वेक है, फिर सुनामी, और फिर ये कोई बता सकता है ये मैं लेट मी चेक के इसको कंफर्म कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो चेयरमैन है ना, वो शायद इस फील्ड में रहे हैं, तो वो इस वजह से इससे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जब आप आंसर देंगे तो वो मजीद डिटेल में भी जा सकते हैं। Exactly, it happened on 2011 in Japan. अर्थक्वेक के बाद सुनामी आई, सुनामी की वजह से जो है सिस्टम शट डाउन कर गए, जनरेटर्स और कूलिंग का प्रोसेस जो है वो खराब हो गया, तो ये फुकुशिमा जो है न्यूक्लियर डिजास्टर 2011 in Japan, followed after an earthquake and then tsunami। तो सुनामी की वजह से जो वहाँ पे जितना भी प्रोसेस था उसको मैनेज करने का, वो डिस्टर्ब हो गया, और जो बैकअप जनरेटर्स हैं वो काम करना छोड़ गए, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ है, और फिर जब उसके बाद एरिया को खाली करवाया गया, और लॉट ऑफ अदर स्टफ। ओके, सो सर ये आप ये यूरेनियम वाला कंफर्म कर दें कि कौन सा नेचुरली अकरिंग कौन सा वाला ज्यादा है, U238 है या 235 है? जो मोस्ट अबंडेंट U238 है। जो है वो यूरेनियम 238 है। मैं लिख देता हूँ, सर एक और चीज भी कंफर्म करनी है आपसे। लीजिए। सर कुछ जगहों पे लिखा आ रहा है कि नेचुरली अकरिंग हमारे पास यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स हैं, वन इज U235 एंड सेकंड वन इज U238 है। तो U239 एंड U234
and U-233 belongs to uranium series. जी जी, मतलब ये लिखा आ रहा है। मतलब वो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, मतलब वो जैसे यस सर। इनरीच है या कोई डिफरेंट टेक्निक की मदद से हम उसे आर्टिफिशियली बना लेते हैं। फिर इसमें जब ओके भी सर, हम थैंक यू। आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो दो चीजें देखते हैं, एक रेडियो एक्टिव और एक स्टेबल। खैर ये तो सारे रेडियो एक्टिव ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक कैटेगरी वो देखी जाती है ना कि इसमें स्टेबल कौन से, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, तो जो 2 हैं वो स्टेबल है, तीसरा रेडियो एक्टिव है। और वजह वही है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं तो वो रेडियो एक्टिविटी की तरफ चले जाता है, वो चाहे छोटा है या क्यों ही ना है या बड़ा क्यों है। ठीक है सर। ओके, सो दीज आर द सम बेसिक क्वेश्चन सर ये मेरे जो ख्याल। जी जी, सर ये जो K1 है न्यूक्लियर प्लांट, ये क्यों बंद हुआ था? मतलब ये एक एज, अब मुझे ये क्यों एग्जैक्टली नहीं लेकिन काम आई करता? वुड गैस सिंपल रीजन के एक हर चीज की एज है, जैसे सैटेलाइट कोई बाहर भेजा जाता है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाता है, हमारा मंगला ट्रिबेला डैम है, तो दे हैव सम एज, उस एज के बाद उसे खत्म यानी बंद कर दिया जाता है, जैसे अदरवाइज वो जाए बता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो वो पूरे शहर के लिए नुकसानदेह है, तो इसलिए उसको फिर मेंटेन रखा जाता है। फिर तो सर इसके बाद तो फिर हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या एज होगी या क्या पैरामीटर्स। अब ये जैसे ये जो बाकी काम कर रहे हैं ये सब हाँ अभी जी जी, ये इन इनकी भी सब की एज फिजिक्स होगी, के मकसद बाद यही ना, इनकी ये ये वो डिटेल में जाना चाहे तो वो फिर ऐसी ऐसी डिटेल में जा, जैसे अभी मैंने फुकुशिमा का बताया कि वो अर्थक्वेक कितनी मैग्नीट्यूड का था, अर्थक्वेक किस तारीख को आया, सुनामी किस तारीख को आई, सुनामी की क्या मैग्नीट्यूड थी, जनरेटर जो बंद हुए उससे पहले क्या हुआ, वो शहर कितने पॉपुलेशन थी, जिस शहर को क्लियर करवाया गया उस शहर का नाम क्या था, वो लोग कहाँ गए, अब क्या वो बात है या नहीं, सो मकसद डिटेल में जाएंगे तो वो कुछ भी जा सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि इट्स नॉट अबाउट CSS और PMS और सम जनरल, इट्स अबाउट फिजिक्स। लेकिन वो थोड़ा सा आपसे बस नॉलेज, ये उनका जनरल चेक करने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप आम जिंदगी से इन टच हैं कि नहीं, जैसे आई वुड से कि मोस्ट फेमस जो क्वेश्चन उन्हें पूछना चाहिए जो अभी तक उन्होंने किसी से नहीं पूछा, वो नोबेल प्राइज इन 2022 है, कि द मोस्ट फेमस थिंग वन शुड नो अबाउट इन फिजिक्स ना। तो बस ये जनरल चीजें होती हैं जो कि पूछनी भी चाहिए, जो ये होता है कि जनाब जैसे हमारी दफा था, दुनिया की गहरी तरीन मुकाम बता दें, ऊंची तरीन पहाड़ी बता दें, मुसलमानों का सबसे पहले जो कैपिटल था वो कौन सा था, तो ये आई थिंक नहीं पूछनी चाहिए फिजिक्स के स्टूडेंट्स। ये अच्छे क्वेश्चन है कि somehow they are related to physics directly or indirectly। ठीक है, बाकी जैसे निमरा आपका क्वेश्चन रेज हुआ है तो यू जस्ट सिंपली शुड लुक आफ्टर फॉर द गूगल फॉर दिस आंसर्स, अगर नहीं मिलते तो फिर आप जरूर डिस्कस करें, क्योंकि ये एक जो समुंदर है इसमें से जारी बात है मुझे भी सरफेस से ज्यादा तो नहीं पता होगा, मैंने भी गूगल ही करना है तो आई वुड नॉट सेव टाइम, और गूगल आप करें, अगर नहीं मिलता तो आई वुड मोर देन वेलकम। जी सर ठीक है। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर कोई आपके जेहन में जनरल है जी तो सर। मुझे बता दीजिएगा, मैं अदरवाइज जो है मेरे ख्याल से यही हैं, बाकी जो है फिजिक्स बेस पे थे, तो हम जो है वो फिजिक्स की तरफ मूव आउट करते हैं। सर एक क्वेश्चन जी सर। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का भी था। हाँ वो, एलोट्रॉपिक्स फॉर्म। जी जी बिल्कुल, कार्बन की जो मोस्ट फेमस एलोट्रोपिक फॉर्म है वो ग्रेफाइट है और डायमंड है। एलोट्रोपिक क्या होता है कि आप डिफरेंट फॉर्म्स हों विद विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली बेसिक सॉलिड स्टेट में ये टॉपिक आपको मिलता है, ये जो हम सॉलिड स्टेट कीटल से पढ़ते हैं चैप्टर 4 या 5, उसमें ये टॉपिक एलोट्रोपी ऑफ कार्बन विच इज ग्रेफाइट एंड डायमंड। आई वुड से कि ये तो बुक से ही है, तो एक से ज्यादा केमिकल फॉर्म होना किसी मटेरियल की। ठीक है, सर ये आपने जी जी, यूरेनियम का एनरिच वाला ये जो बताया ये नहीं मुझे समझ आई, ये क्या चीज थी? एनरिचमेंट का होता है ये जो उसकी आपने क्वांटिटी आइसोटोप का को बढ़ा बताया। देना, उसकी क्वांटिटी, क्योंकि नेचुरली वो बहुत कम मिकदार में है, तो उसको बढ़ाना इन वेज है, पर वही बात, एनर्जी को मैस में कन्वर्ट करना, कि आप उसको बढ़ा दें ताकि उसको हम, ये इनरिचमेंट जरूरी होती है एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, क्योंकि जितनी मिकदार तो हमें ये चाहिए। हम जी जी, ठीक है, तो ये कौन से आइसोटोप को हम बढ़ाते हैं? ये यूरेनियम 235 क्योंकि जी कम जी, तो यही है। जी जी बिल्कुल। ठीक है।
सर कार्बन की जो है एलोट्रोपिक फॉर्म सर 3 बताई जाती हैं, और जो सबसे अबंडेंट डायमंड और ग्रेफाइट हो गया सर। उसके बाद एक बकी बॉल्स का भी वो हाँ बताते हैं। एग्जैक्टली, तो सर बकी अगर हम बॉल्स। तो ये जो मैं सर पेंसिल इसमें क्या वगैरह में होता जो है? होता है, ये पेंसिल में आई थिंक जी ग्रेफाइट होता है। जी सर ये बक्की बोल तो सिर्फ ये कहते हैं कि कार्बन का एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि फुटबॉल की तरह का, इससे ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं। इसे मेन तो सर ये दो ही डिस्कस करते हैं, इसे ग्रेफाइट और ये डायमंड। वैसे बकी बॉल जो है ये साइंटिफिक नेम नहीं है, साइंटिफिक नेम इसका एफ से है जी सर। फर्नेस है, जिसको बकी बॉल कह सकते हैं। अच्छा सर ये कोल और डायमंड में क्या फर्क होता है? ये इसका ये था सिंपल, हम बताएं कि कोल को जब बहुत ज्यादा प्रेशर या टेम्परेचर मिलता है तो वो डायमंड बन जाता है। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही हम आर्टिफिशियल डायमंड बनाते हैं ना। स्ट्रक्चर सर, इनके अच्छा स्ट्रक्चर ये में भी डिफरेंस होता है। एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और एक का अमॉर्फस होता है। डायमंड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और कोल का अमॉर्फस स्ट्रक्चर है। लेकिन वो इतना फर्क नहीं होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही एलोट्रोपी की ये तारीफ है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, मेजर जो एक कंपोनेंट्स हैं वो सेम रहने चाहिए, फिर ये एलोट्रोपी बनेगी। अच्छा, सर एलोट्रोपी की कोल एक और एलोट्रोपी भी है तारीफ होती कार्बन है की? मिलती जुलती। जी सर कोल एलोट्रोपी है कोई कार्बन की? नहीं, वो उसका यानी कोल क्या है? कोल लाई है सर। अब इसका मैं ये पूछना चाह रही हूँ प्योर कि फॉर्म ऑफ इससे तो बने। कार्बन जी ये एलोट्रोपिक फॉर्म है, मेजॉरिटी मॉर्फस में होती है। एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है। तो सर ये जो नेचुरली डायमंड होगा ये तो ऐसे ही हमें मिल जाएगा? जो आप कोल से बता रहे हैं वो ऐसे नहीं आर्टिफिशियल मिलता, होगा बड़ा कि हम उसे मुश्किल खुद मिलता है, बनाएंगे? अफ्रीका वालों से पूछें। नहीं ऐसे मीन कि ये नेचुरली अकर करेगा ना, हमें बनाना तो नहीं पड़ेगा? जी जी, जैसे पर कोल का बना तो ये सकते कहते हैं हैं। ना उसे खुद, वो कोल से फिर बनाएंगे हम? हाँ वो यूजुअली तो आजकल जो है वो यूजुअली बना बनाई है ना, जो आपको मिल जाता है। अगर कोई आपको गिफ्ट देगा तो बना बनाई होगा, नेचुरली बहुत मिल जाता है। ठीक है सर, वही काफी है। चाहे वो 2 नंबर ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं लेस को हम लेते हैं तो हमें तो ये भी नहीं पता होगा कि ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि वो इतना एक प्रीशियस स्टफ है कि मेटल है जी सर। सर हम इसकी चेक कैसे करते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल है या ये 2 नंबर है? ये बेसिकली वो जो जाहिर बात है, सुनार सोने को जिस तरह देख सकता है बेहतर तरीके से, उसी तरह उनको भी अगर आप मूवीज वगैरह में देखें तो उन्होंने वो रखे होते हैं, जी जैसे वो सर ग्लास, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे वो जी जी घड़ी वालों इसी ने रखे टाइप होते हैं, से। वो जो जूम करके दिखाते हैं, तो उसमें उसका स्ट्रक्चर ही देखते होंगे, यानी कि वो कितना सर प्योर इसमें स्ट्रक्चर ना है। कोई लेंस भी यूज होता है जी शायद। जी, लेंस के साथ सर कितना प्योर पेंटिंग स्ट्रक्चर है, एग्नोस्टिक से चेक वो करते हैं। किस तरह रिफ्लेक्ट, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये जरूर देखिएगा कि डायमंड इज रियल और नॉट, के वो जब वो यानी जब आप देख तो नहीं सकते क्योंकि आपके पास ना इंस्ट्रूमेंट है ना डायमंड है, लेकिन आप जैसे वो एक विजुलाइज कर सकते हैं कि वो बाय लुकिंग सम वीडियो जस्ट यूट्यूब पे 2-3 मिनट की, कि वो किस तरह देख रहे होते हैं कि वो रियल है या नहीं। कभी डायमंड नजर आ ही जाता है कि रास्ते में गिरा हुआ, तो आप चेक तो कर सकते हैं, अदर देन के पीपीएससी वाले पूछे या अच्छा ना। सर एक और क्वेश्चन वो था, सर वो एक क्वेश्चन था कि डायमंड जो है वो क्यों शाइन करता है? मतलब वो तो एक उसका स्ट्रक्चर इस तरह का, उसकी कटिंग इस तरह की होती है, तो वो एक दिन या रात में क्यों शाइन करता है? इसकी कोई खास चीज है ना, या वही हम बताएंगे डायमंड की कटिंग इस तरह की जाती है कि लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती अच्छा, शाइन का हमारा ताल्लुक वैसे फिजिक्स में किस फिजिकल है। पैरामीटर से होता है? शाइन का ऑप्टिक से, लाइट। नहीं, मसल के जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम जब भी बात जी करते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं ना। जी जी। तो शाइन शाइन इज इल्यूमिनेसिटी नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इंटेंस। सो बेसिकली इट्स अबाउट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड अच्छा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सो डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो आम जो है उससे बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो जो ग्लो करता है, या जिसे आप स्पार्क करना कहते हैं, तो सर क्योंकि इसमें तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ताल्लुक जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से है। साइन इनवर्स 1/n होता है ना फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का, जिससे ज्यादा अगर होगी तो
आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। सर इसका क्रिटिकल एंगल तो कहते हैं स्मॉल होता है, जैसे 24 डिग्री मैंने हाँ देखा तो था। कम होगा, तो जिस क्योंकि तरह से फॉर्मूला देखे ना, फॉर्मूला क्या है कि आपका थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। तो अगर वो ज्यादा होगा तो वो इनवर्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी अगर वो ज्यादा है तो वो कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है थीटा सी विच इज क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n, where n is the reflective index of the diamond in this case। अच्छा, नाइट वाला क्या था कि डायमंड नाइट में शाइन करते हैं? जी कुछ इस तरह का ही देखा था। दिन, नहीं, अच्छा, हाँ जी, डे इसमें एंड नाइट। डायमंड के लिए क्योंकि लाइट इंसिडेंट होना जरूरी है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट होना जरूरी है, तो डायमंड डार्क में शाइन नहीं करते, दे ओनली शाइन ड्यूरिंग द इन द डे। अवेलेबिलिटी ऑफ अच्छा लाइट। ठीक है। ओके, आई थिंक एक आधा क्वेश्चन और जनरल आप पूछ सकते हैं तो पूछ लें। सेकंड ईयर को फिर हम यानी जो प्योर है वो फिर डिस्कस कल कर लेते हैं, अभी मॉक भी शुरू हो जाएगा 10 मिनट तक। जैसे कि मेरे ना होने की वजह भी यही, क्योंकि मॉक डेली हो रहे होते हैं कोई ना कोई तो। सर अब कल नहीं होगा कोई? नहीं नहीं, कल होगा, हम रेगुलरली इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन मकसद ये है कि वो नहीं मॉक। मॉक ऑलमोस्ट डेली होता है, कोई हमारे सेशन में होता है, कोई सरदील के सेशन में हो रहा होता है। तो हमारे ग्रुप में है, कल किसी जी का सर। इंटरव्यू नहीं है, सरदील के ग्रुप में एक स्टूडेंट का है कल। सर जी ये बेहतर है आप डेली अब थोड़ा थोड़ा ना कर लें। अच्छा एक मैंने क्वेश्चन देखा था कि एक उस डिवाइस का नेम बताएं जो लाइट से हीट प्रोड्यूस करती है, मतलब जिसमें लाइट से हीट हो, तो इसका क्या, कौन सी डिवाइस होगी? नेम बताना था। नहीं, अगर एक सिंपल बल्ब है क्या वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता? सर ये सोलर सेल की फंक्शनिंग में आता है जो ये क्वेश्चन पूछ रही है ना। नहीं, हाँ वैसे सोलर तो देखा सर जाए वो एक तो। सिंपल बल्ब है जो वो क्या कहते हैं, कैंडेसेंट बल्ब नहीं, जो ये हमारा 100 वाट का होता था जो आजकल वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, येलो फ्लोरिसेंट येलो का। कलर का। फ्लोरिसेंट कह लें, ये इनफैक्ट ये भी प्रोड्यूस करता है, ये थोड़ी लेकिन कम सर करता है। उसको तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में। ये कह रही है कि लाइट एनर्जी जो है वो लाइट, हीट में कन्वर्ट हाँ हो रही है, सर तो वो कोई ऐसी डिवाइस बताएं। अच्छा अच्छा, लाइट जिसमें